गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 4 क्लास हो चुकी हैं। आज 5वां क्लास है। 2-3 क्लास छोटे छोटे गए हैं तो इसलिए क्योंकि अपलोडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए यहाँ से हम लोग कोशिश किए हैं कि अपलोडिंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है। अब देखते हैं आगे कल से जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो हम लोग पढ़े थे। देखिए क्या है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है वो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है वो 3 प्रकार का होता है। एक है उद्दीपन लैंप, दूसरा है आर्क लैंप, तीसरा है गैसीय विसर्जन लैंप। देखिए लैंप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं लैंप्स आजकल लैंप्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पहले जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इन्वेंट हुआ, उसके बाद से ही जब हम बल्ब का प्रयोग किए हैं तो धीरे धीरे बल्ब में जो मॉडिफिकेशन है कि पहले कार्बन फिलामेंट वाले आए, फिर टंगस्टन फिलामेंट वाले आए, उसके बाद फिर CFL LED, ऐसे ही जितने ही थोड़ा सा उसको मॉडरेट किया गया और जितना ही अच्छा किया गया वो हमारे लिए और ही सफिशियंट हुआ। देखिए क्या हुआ कि हम किसी भी जितने भी हमारे पास बल्ब हैं या फिर लैंप हैं उसको हमने मॉडिफाई इसलिए किया था कि ताकि हम पावर को कम कर सकें, कि हम कम पावर में अधिक मतलब हमें लाइट मिल सके, इसलिए हमने उसको मॉडिफाई किया था। और कुछ बल्ब जैसे कि हमारे टंगस्टन बल्ब हैं या फिर कार्बन बल्ब हैं, उन बल्ब को हमने मॉडिफाई इसलिए किया था क्योंकि उसमें वेपराइजेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब वाष्पीकरण का। जैसे ही हीट उसका टेम्परेचर बढ़ता था उसका वेपराइजेशन हो जाता था, और वेपराइजेशन होने के बाद ही हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता था या फिर उसके एलिमेंट टूट जाते थे, तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो जो हमारा बल्ब है या फिर लैंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारे आजकल सड़कों पे लगे होते हैं वो लाइट है, फिर खेल की मैदान में स्टेडियम आप देखे होंगे आप लोग, फिर बाग बगीचे, घर के बाहर हम लगाते हैं लाइट, घर के अंदर लगाते हैं लाइट। तो कौन सा लाइट कहाँ प्रयोग करते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला ही हमारा जो हमारा पहला लैंप है आज का वो है उद्दीपन लैंप। क्या होता है उद्दीपन लैंप, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रकार के लैंपों में एक तंतु होता है, जब तंतु में धारा प्रवाहित होगी तो उसका तापमान बढ़ जाता है और वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया है इस चैप्टर को तभी मैंने बताया है कि जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया है मैंने तभी तभी बताया था कि जो हमारा लैंप होता है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग के इफेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसमें, या फिर आप खुद देख सकते हैं कि आप अगर कोई बल्ब है, उस बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, सभी लोगों ने देखा था। तो जो हमारा उद्दीपन लैंप है इसका मतलब ये है कि इसमें एक फिलामेंट लगा होगा, और जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसका तापमान बढ़ेगा और वह प्रकाश ऊर्जा देने लगेगा। अब देखिए मान लीजिए ये कोई बल्ब है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब जैसे ही इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें वैद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हीट होगा। और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ये हमें प्रकाश ऊर्जा देने लगेगा। मतलब उद्दीपन लैंप क्या है, बेसिकली ये है कि उसमें एक तंतु लगा रहता है, यानी कि फिलामेंट लगा होता है, जिसको हम आप देखते हैं जो अंदर एक बल्ब के ये वाला पार्ट, बल्ब के अंदर ये वाला पार्ट जो आप देखते हैं उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। तो जैसे ही उसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, यानी कि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। जैसे ही उसका हीट जनरेट होता है, तापमान उसका बढ़ता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करने लगती है। तो इसका छोटा सा है, आगे हम और इसको अच्छे से देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो नोट्स का। अब देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारा है कार्बन फिलामेंट लैंप। देखिए जो अब सबसे पहले जो हमारा बल्ब बनाया गया था, जो जिसको हम सबसे ज़्यादा पहले यूज करते थे, जब हमारे पास उतने एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें, कौन सा फिलामेंट की तरह कौन सा मटेरियल यूज करें, तो हम उस समय कार्बन लैंप यूज करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे सबसे पहले जो बना था वो कार्बन फिलामेंट लैंप का भी आविष्कार हुआ था, जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। जब फिलामेंट हीट होता है तो प्रकाश होती है, तो वही सेम है, क्योंकि लैंप है तो सारे लैंप के एक ही प्रोसेस होंगे कि जैसे ही उसका तापमान बढ़ेगा
तापमान जैसे ही बढ़ेगा उसका फिलामेंट हीट होगा और प्रकाश उत्सर्जित करने लगेगा। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जितने लैंप इसमें आप पढ़ेंगे वो लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लैंप डायरेक्टली जेईई के एग्ज़ाम में आते हैं, डायरेक्टली आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपके सारे लैंप क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैंप लैंप आपके क्लियर नहीं है तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कहीं आपको भी कोई डाउट हो रहा है कि लैंप में ये समझ में नहीं आया या फिर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट कीजिए। या फिर अगर आपको नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो भी बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिकली क्लियर है कि जो सबसे पहले हमारा जो लैंप बना था यानी कि जो बल्ब बना था सबसे पहले वो कार्बन फिलामेंट का बना था। अब कार्बन फिलामेंट का बना था। अब देखिए हर एक मटेरियल के पास अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम मटेरियल यूज कर सकते हैं तो क्या हो सकती है उसकी एक कार्यकारी तापमान होती है और एक मेल्टिंग पॉइंट। कि एक क्या है कि उतना तापमान वह सह सकता है और एक क्या है कि हमें कितनी नीड है यानी कि उसको हम कितना दे सकते हैं। तो जो हमारे कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 सेंटीग्रेड है। मतलब वो 3400 सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाता है। और वर्किंग टेम्परेचर इसका क्या है 2000 सेंटीग्रेड है। एग्ज़ाम में जेईई के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे पहले जो बल्ब बना था वो उसमें कौन सी फिलामेंट का प्रयोग किया गया है। तो वो फिलामेंट क्लियर रखिएगा वो कार्बन है। दूसरी बात यह है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट है कि हीट होता है तभी हमारा काम करता है। हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। उसके बाद पूछ लेता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक बिंदु कितना है। तो कार्बन की गलनांक बिंदु 3400 सेंटीग्रेड होती है। उसकी वर्किंग पॉइंट मतलब कार्यकारी तापमान पूछ लेता है एग्जाम में। तो कार्यकारी तापमान कितना होता है तो 2000 सेंटीग्रेड होता है। तो ये चीज़ें इतना बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप लोग कि हमारा सबसे पहले लैंप बनने वाला लैंप हमारा कार्बन लैंप है। उसमें जो फिलामेंट यूज किया गया था वो कार्बन की तरह कार्बन ही यूज किया गया था और हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। एक हमारी किसी भी मटेरियल की एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक वर्किंग पॉइंट होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट इसकी है वो 3400 सेंटीग्रेड है, वर्किंग पॉइंट इसका 2000 सेंटीग्रेड है। देखिए 2000 इसकी वर्किंग पॉइंट तो है ही, 2000 इसकी वर्किंग पॉइंट है। लेकिन अब देखिए किसी की अब जैसे देखिए क्या है कि कोई अगर मशीन हम यूज कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि ये 10 किलो उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या उसको 10 किलो से नहीं उठवाते हैं। हम कुछ कम वेट यूज करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम उतना ही जितना लिखा है अगर उतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उतना ही यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कोई दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें भी क्या है लिखने के लिए तो ये है कि इसका वर्किंग कार्यकारी यानी कि 2000 सेंटीग्रेड पे ये वर्क कर सकता है। लेकिन 1800 सेंटीग्रेड पे ही इसका वेपराइजेशन हो जाता है। मतलब 1800 सेंटीग्रेड से अगर अधिक होता है या फिर 1800 सेंटीग्रेड उसको मिल रहा है तो कार्बन का हमारा क्या हो जाता है वेपराइजेशन हो जाता है। वेपराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है वाष्पीकरण उसका हो जाता है। और उसका जो जैसे ही वेपराइजेशन होने लगता है तो कार्बन का मटेरियल है वो क्या हो जाता है बल्ब की सरफेस पे। तो क्या हो जाता है वो चिपक जाता है या फिर जम जाता है, सफ़ेद रंग का दिखने लगता है या फिर जैसे होता है वहाँ पे काले रंग का दिखने लगता है, फ्यूज हो जाता है। तो प्रकाश पूर्ण रूप से निर्गत नहीं हो पाता, मतलब प्रकाश निकल ही नहीं पाता। अब निकलेगा कैसे प्रकाश जब हमारा वाष्पीकरण हो गया वहाँ पे उसके चारों तरफ एक कोहरा का बल्ब। देखिए जैसे ये बल्ब है, अब जैसे इसका फिलामेंट ये टूटेगा, ये फिलामेंट टूटेगा या फिर ये फिलामेंट वाष्पीकरण अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा ये वाष्पीकरण हो जाएगा या फिर वाष्पीकृत हो जाएगा जिससे प्रकाश बाहर जा ही नहीं पाएगा। और तंतु हमारा क्या हो जाता है टूट जाता है। तंतु टूट जाने का जो हमारा मटेरियल तंतु का मतलब देखिए आपको आपने बल्ब में देखा होगा इस तरह से करके बल्ब के अंदर इस तरह लगा होता है ये वाला पार्ट, इसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। और इसी को हम जो सबसे पहले हमारा बल्ब बना था तो यही हमारा कार्बन का बना था। तो यानी कि इस जो हमारा कार्बन लैंप है इसमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन लैंप में पहला क्या है, कार्बन लैंप में हमारा जो पहला पॉइंट है कि उसकी जो फिलामेंट बनाई गई थी वो कार्बन की थी। दूसरी इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3400 सेंटीग्रेड है। वर्किंग पॉइंट वर्किंग पॉइंट इसका 2000 सेंटीग्रेड है। 2000 सेंटीग्रेड कहने के लिए है लेकिन ये 1800 सेंटीग्रेड पे ही क्या हो जाता है वाष्पीकृत हो जाता है। अगर कभी भी एग्ज़ाम में पूछे कि
जो हमारा कार्बन लैंप है वो कितने तापमान पे या फिर वाष्पीकृत हो जाता है या फिर वेपराइजेशन हो जाता है, तो हमेशा आप ऑप्शनल मीट्रिक 1800 पे लगाएंगे। अगर ये पूछे कि कितने पे वो कार्य कर सकता है तो 2000 पे लगाएंगे। और अगर पूछे उसका गलनांक बिंदु कितना है तो 3400 सेंटीग्रेड होता है। ये इतनी पॉइंट आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रखने क्लियर है चारों पॉइंट। और सबसे पहले जो बनने वाला था हमारे पास लैंप वो कार्बन लैंप था। उसकी वर्किंग पॉइंट हमारी जो होती है यानी वर्किंग प्रिंसिपल, देखिए हर चीज़ का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। हाँ, अब देखिए हर एक बल्ब की अपनी अपनी नेसेसिटी है, यूज है। घर में इसका यूज नहीं करते हैं, सबसे पहली बात है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सबसे पहले बल्ब बना था तो हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, तो नहीं। सबकी एप्लीकेशन यहाँ पे अलग अलग है। जितने भी बल्ब हम यूज करेंगे उसकी एप्लीकेशन अलग अलग है। इस जो हमारा ये कार्बन फिलामेंट वाला लैंप है, ये इसका क्या हम घर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हम बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं। घरों में नमी को सुखाने के लिए, यानी कि अगर घर में हमारा बहुत ज़्यादा नमी है तो उस नमी को सुखाने के लिए इस बल्ब का प्रयोग करते थे, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा हीट होता था कि हम अपने घर की नमी को सुखा सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन यही है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको कि कार्बन फिलामेंट लैंप क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर आपको लग रहा है कि हमको समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास है अगला जो हमारा लैंप है या फिर अगला है टंगस्टन तंतु वैक्यूम लैंप। कुछ चीज़ें जैसे हम नाम से ही हम क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये लैंप ऐसा है। अब एक चीज़ जानिए कि हमारा बल्ब है, उसमें हम फिलामेंट लगाएंगे। देखिए जो आपका बल्ब है वह आप 10th में ही पढ़ चुके हैं, एक 10th में है या फिर इंटरमीडिएट में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं बल्ब में। बल्ब में क्या एक क्वार्टर्स ग्लास होती है जिसको हम बल्ब का बाहरी भाग बोलते हैं। फिर उसमें हम फिलामेंट लगाते हैं, फिर उसका टोपी होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ेंगे। अब दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा टंगस्टन तंतु निर्वात लैंप है, यानी कि वैक्यूम लैंप है। अब वैक्यूम लैंप है यानी कि इसमें हवा नहीं होगी। हवा की जगह पे हम इसमें जैसे कि हवा की या फिर गैस की जगह पे, जैसे ये हमारा बल्ब है, जैसे ये हमारा बल्ब है तो इसका जो ये बाहरी वाला भाग होता है ये ग्लास का होता है। इसको हम क्वार्टज ग्लास बोलते हैं, क्वार्टज ग्लास। इस जो 20 वाले पार्ट को इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये जो हमारा है इसको टोपी बोलते हैं या कैप बोलते हैं। अब अंदर जो है, अंदर हम इसमें ये जो खाली जगह है इसमें, इसको हम में गैस भरते हैं। क्या था जो हमारे कार्बन लैंप थे उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं भरा, इसीलिए उसमें वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा था। तो हम वेपराइजेशन को रोकने के लिए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना चाहते थे। अब वैक्यूम क्रिएट कैसे होगा? अब हमने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या किया, टंगस्टन तंतु लैंप यानी कि टंगस्टन फिलामेंट। अब कार्बन की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम कार्बन की जगह पे टंगस्टन यूज कर रहे हैं। कार्बन की जगह पे हम टंगस्टन यूज़ करेंगे, यानी कि जो सबसे पहला बल्ब बना था वो कार्बन, उसमें फिलामेंट ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कार्बन का बनाते थे। लेकिन जब हम फिर से थोड़ा सा उसको हम मॉडिफाई किए, थोड़ा सा उसको हम अपग्रेड लेवल किए, तो हम उसमें क्या टंगस्टन का प्रयोग किए। देख लेते हैं क्या है इसमें। इस प्रकार की लैंप में कांच का आवरण के अंदर टंगस्टन मटेरियल का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है। तंतु का ऑक्सीकरण से बचाव के लिए हवा को निकल के वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है। यानी कि अब क्या हुआ, पहले कार्बन लैंप था, दूसरा हमारा टंगस्टन लैंप आया। अब क्या करेंगे, कार्बन लैंप। अब क्या हुआ, पहला जो कार्बन लैंप था उसकी ये प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा इतना हीट हो जाता था कि वेपराइजेशन हो जाता था, वाष्पीकरण हो जाता था। अब उस वाष्पीकरण को रोकने के लिए हमारे से को इस अंदर के ग्लास के अंदर के हवा को निकाल कर वैक्यूम क्रिएट कर देना था। और हम जो फिलामेंट यूज कर रहे हैं वो फिलामेंट हमारा टंगस्टन का हो गया था, जिससे से वाष्पीकरण को थोड़ा रोका जा सका। बहुत ज़्यादा तो नहीं रोका जा सका लेकिन थोड़ा सा रोका जा सका, जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग पॉइंट बढ़ी, वर्किंग टेम्परेचर या फिर जो बोल दे कि कार्यकारी तापमान, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ और बढ़ा। देखिए कितना इम्प्रूव होता है। और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, यानी कि जो हमारा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो 3370 सेंटीग्रेड है। ये रखने वाला बात है, याद रखने वाली बात है। इसको एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, क्योंकि अगर आपको नंबर पाना है, आपको थोड़े से सबसे अलग नंबर पाने हैं, तो क्या होता है हमें वो पॉइंट लिखना होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को अलग लिखा है।
तो जो हमारा वर्किंग पॉइंट होता है वो 3370 सेंटीग्रेड होता है। और जो वर्किंग पॉइंट देखिए इसमें 2500 सेंटीग्रेड, इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, जैसे उसका कार्बन का केवल 2200 सेंटीग्रेड था, इसमें हमने 2500 सेंटीग्रेड किया। 2500 सेंटीग्रेड का मतलब अब ये 2500 सेंटीग्रेड पर ही, अगर 2500 से सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका फिलामेंट, इसका भी वाष्पीकरण होगा। ऐसा थोड़ी वाष्पीकरण नहीं होगा, केवल वाष्पीकरण को थोड़ा सा रोका गया है, ख़त्म नहीं किया गया, इसलिए हमारा 2500 सेंटीग्रेड पे क्या होगा, अगर 2500 सेंटीग्रेड से जैसे ही इसका टंगस्टन का जो तापमान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो क्या होगा, दो लैंप हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो हमारा है कार्बन लैंप है, दूसरा टंगस्टन लैंप है। कार्बन लैंप पहला बनने वाला लैंप है हमारा। उसके जो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, कार्बन लैंप में प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत जल्दी वेपराइजेशन हो जाता है, यानी कि 1800 सेंटीग्रेड पे ही हमारा उसका वेपराइजेशन हो जाता था। उस वेपराइजेशन को बदलने थोड़ा सा कम करने के लिए, या फिर उसको थोड़ा सा अधिक एडवांस बनाने के लिए हमने उसमें क्या किया, उस बल्ब के अंदर के, यानी कि बल्ब के जो ग्लास है, ग्लास के अंदर का हम हवा को निकाल के वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट की, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो वेपराइजेशन था वो बढ़ा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे का पॉइंट कि, चलिए अभी तो दो लैंप हमने समझा कि ठीक है, दूसरा लैंप अब क्या करते हैं कि हमारा जो वर्किंग पॉइंट है या फिर टेम्परेचर पॉइंट है वो हमारा बढ़ सके, या फिर वाष्पीकरण को यानी वेपराइजेशन को रोका जा सके। अब अगला जो हमारा बल्ब है, गैस से भरे हुए टंगस्टन तंतु लैंप। अब क्या था, एक तो सिंपल था जहाँ हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उस टाइप का टंगस्टन लैंप। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा वेपराइजेशन को और रोकने के लिए, और थोड़ा सा जल्दी उसमें इतना हीट ना हो, या फिर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, तो क्या करेंगे हम उसमें, अब हम गैस भरेंगे। गैस भरने का मतलब गैस से भरे हुए टंगस्टन लैंप, यानी कि अब उसमें हम गैस भरेंगे। अब गैस भी कौन सा भरेंगे, गैस भी हम वो भरेंगे जो निष्क्रिय गैस हो, जैसे आर्गन को भरेंगे हम इसमें, नाइट्रोजन को भरेंगे। दोनों को अलग अलग भर सकते हैं, फिर दोनों का मिश्रण भी डाल सकते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछ लिया है कि क्या हम टंगस्टन लैंप में गैस का मिश्रण डाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं गैस का मिश्रण। दोनों के एक अच्छे उचित अनुपात में हम इसके मिश्रण को डाल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। और निष्क्रिय गैस हमेशा, देखिए इसमें लिखा है निर्वात के, इसमें देखिए निर्वात के कारण जो कारण कम तापमान पर होने वाले टंगस्टन में वाष्पीकरण को कम करने के लिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस यानी आर्गन व नाइट्रोजन का मिश्रण डालते हैं। मतलब क्या था कि हमारा कोशिश यही था कि बल्ब के अंदर की वेपराइजेशन को कम किया जा सके, क्योंकि वेपराइजेशन इतना अधिक था। अगर वेपराइजेशन को हम कम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो बल्ब की इफ़िशियंसी थी, यानी कि या बोल सके कि लैंप की जो इफ़िशियंसी थी वो घट रही थी या कम हो रही थी। तो उसको हमें क्या करना था, कम करना था। उसको कम करने का एक ही तरीका था कि हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, या फिर थोड़ा सा उसको अपग्रेड करें। तो अपग्रेड किया कैसे, उसमें हम क्या किया, 3 टाइप का था। पहले आर्गन लैंप था, आर्गन लैंप में कोई भी वैक्यूम नहीं क्रिएट हम लोग किए। फिर दूसरा टंगस्टन आया, जिसमें हमने क्या किया, हवा को निकाल के वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि अभी भी उतना इफेक्ट नहीं आया है, तो क्या किया, उसके बाद हमने उस बल्ब के अंदर हमने आर्गन व नाइट्रोजन का मिश्रण डाला, या फिर आर्गन डाला या फिर नाइट्रोजन डाला, यानी कि अलग अलग भी डाल सकते हैं, मिश्रण भी डाल सकते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कभी कभी एग्जाम में आ जाए कि मिश्रण डाल सकते हैं तो आपको लगे नहीं केवल एक ही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जो हमने तीनों लैंप पढ़ा है, यानी कि जो तीन, एक हमारा कार्बन लैंप, फिलामेंट लैंप, वैक्यूम लैंप और गैस लैंप, इसमें कितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी व्यय हो रही है या खर्च हो रही है, उसका थोड़ा सा एस्टिमेशन कर लेते हैं, या थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप है उसमें 3 से 4 वाट की पावर खर्च होती थी, या फिर उसको कैंडल पावर भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप है उसकी वैद्युत खर्च कितनी है, या फिर वो कितने वाट पे काम वर्क करता है, तो 3 से 4 वाट लेता है वो, उसको कैंडल पावर में दिखाते हैं। वैक्यूम लैंप हमारा क्या 1.2 वाट है। गैस फील्ड लैंप क्या है हमारे 0.6 वाट है। तो यानी कि क्या है, सबसे कम जिसमें पावर कंजप्शन हुआ वो गैस फील्ड लैम्प, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हम यानी कि धीरे धीरे यूज में लाने लगे, या फिर जो हमें लगा कि हाँ अब ये सबसे अच्छा है, इसको हमें यूज में लाना है, वो हमारा गैस फील्ड लैम्प है। जिसकी जो क्या है, हमें क्या है कि हमें अपने घर की पावर को बचाना है। और देखिए कम पावर में हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, या फिर अधिक हमें लाइट चाहिए,
या फिर अधिक हमें वर्किंग चाहिए, तो क्या करना है हमें, उसके लिए तो अधिक मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो उस टाइम पे इतनी मॉडिफिकेशन तो नहीं था, जैसे आज एलईडी आ गया है, लेकिन फिर भी हाँ वो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा था, मॉडिफाई हो रहा था, जिसकी वजह से देखिए आसान हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए आधा ही हुआ, एक बार में क्या था 3 से 4 वाट था, फिर उसको फिर 1.2 में लाया गया, फिर 0.6 में लाया गया। तो ये क्या था, अपने में एक बहुत ज़्यादा उपलब्धि थी। या फिर क्या होता है कि जब कोई चीज़ बन जाती है तो धीरे धीरे उसके बारे में हमें इतना डिटेलिंग करना रहता है, या फिर उसके बारे में हमें लोगों को बताना रहता है, या फिर जब तक हम उसके इफ़िशिएंसी को नहीं बढ़ाएँगे, जब तक हम उसके प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाएँगे, तब तक वो उतना अच्छा नहीं रहेगा और उतने लोग उस पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमको क्या करना रहता है, इफ़िशिएंसी उस चीज़ की बढ़ानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। मेरे ख्याल से समझ में आपको आया होगा यहाँ तक। अभी आज का लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि लैम्प थोड़ा-सा बड़ा है तो इसको कम से कम 2 लेक्चर में ख़त्म करना ही पड़ेगा, 1 लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगला जो हमारा हैलोजन लैंप। हैलोजन के बारे में सभी लोग को पता होगा, क्योंकि हैलोजन एक गैस है, तो सबको पता होगा कि हैलोजन लैंप क्या होती है। लैंप नहीं पता होगा लेकिन हैलोजन का नाम सुने होंगे आप लोग, तो देखते हैं। यह उद्दीपन लैंप की स्टडी का नवीनतम लैंप है। मतलब ये क्या है, उद्दीपन लैंप का ये क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, या फिर बोल बोल दे कि ये थोड़ा सा उसका सुधरा हुआ रूप है, उसको बोल सकते हैं। टंगस्टन के वाष्पीकरण के कारण उद्दीपन लैंपों की दक्षता तथा उम्र दोनों कम हो जाती है। अब देखिए कोई भी टंगस्टन वाला था या फिर कार्बन वाला था, दोनों में प्रॉब्लम यही थी कि उसमें वेपराइजेशन हो रहा था, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा था। अब उस वाष्पीकरण को रोकना, थोड़ा सा उसको हम और रोकने के लिए प्रयास किए, तो क्या किए हम उसमें कार्बन नाइट्रोजन में कुछ मात्रा हाइड्रोजन का भी मिलाया हमने। यानी कि अभी तक क्या कर रहे थे, आर्गन का कर रहे थे, नाइट्रोजन का यूज कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम उसमें, उस गैस के साथ हम हैलोजन गैस भी भरेंगे, ताकि वेपराइजेशन को रोका जा सके। बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैलोजन लैंप आया तो सारी सबकी प्रिंसिपल एक ही है कि वो कैसे करेगा, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम कर रहा है। अब हैलोजन लैंप आया तो यानी कि निष्क्रिय गैस के साथ हैलोजन लैंप को थोड़ा सा, हैलोजन गैस को हम डाल देंगे, ताकि क्या है, उसके वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण को रोका जा सके। केवल यहाँ पे वाष्पीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, रिलायबिलिटी को बढ़ा सके, विश्वसनीय हो सके, लोगों में अपना एक ये बना सके कि हाँ ठीक है, ये यूज करने लायक है, इसमें कम पावर है, ये जल्दी फ्यूज नहीं होगा। अब देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं, प्रॉपर्टी। अब देखिए एडवांटेज ऑफ हैलोजन लैंप, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं। देखिए लैंपों का आकार छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी शादी विवाह में या फिर कहीं पे भी हमें अधिक अगर प्रकाश की ज़रूरत है, तो हम हैलोजन लैंप, यानी कितनी पतली सी एक बल्ब होती है, उसको ट्यूब में दोनों तरफ लगा देते हैं, तो हमारा हैलोजन लैंप हो जाता है। लैंप का आकार छोटा होता है, अधिक दक्षता तक के लैंप बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें अधिक दक्षता तक के लैंप बनाए जा सकते हैं, यानी कि 5 किलोवाट तक के बल्ब को बनाया जा सकता है। ये याद रखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हैलोजन लैंप को कितनी दक्षता तक बनाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। समय के साथ साथ लैंप काली नहीं होती है, यानी कि ये काला, इसमें कालापन नहीं आता है, जैसे कि टंगस्टन और कार्बन वाले बल्ब में हो रहा था, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कार्यकारी तापमान बढ़ जाने के कारण दक्षता 25 से 33 ल्यूमेन पर वाट तक बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ती है इसमें, तो क्या होगी, इसकी दक्षता 25 से 33 ल्यूमेन पर वाट तक बढ़ जाती है, जो अपने में एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, जो साधारण उद्दीपन लैंपों की तुलना में 50% से ज़्यादा है। यानी कि जो पहले उद्दीपन लैंप हम यानी कि यूज कर रहे थे, उससे थोड़ा सा हमारा ये लैंप बहुत अच्छा है, यानी कि 50% हम थोड़ा सा एफिशिएंसी और बढ़ा सकें, हम लाइटिंग की प्रॉपर्टी बढ़ा सकें। तो हैलोजन गैस डालने का हमें बेनिफिट तो मिला, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता था, पावर कंजप्शन अधिक लेता था। जैसे क्या था कि हमारे जो गैस फील्ड लैंप थे, कार्बन लैंप थे, या फिर जो टंगस्टन लैंप थे, उसमें क्या थी कि पावर की थोड़ी सी कम थी, कि हाँ धीरे धीरे पावर कम करते, लेकिन हैलोजन लैंप पे वही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इंक्रीज हुई। और चीज़ों को तो ठीक किया गया, जैसे वेपराइजेशन कम किया जाने में हम लोग समर्थ रहे हैं, या फिर दक्षता बढ़ाने में समर्थ रहे हैं, लेकिन हमने क्या, हम मतलब हम अभी उसको इतना मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हम उसमें इलेक्ट्रिक जो हमारा उसमें सप्लाई हो रहा है, या फिर जितने भी हमारी स्पेंड हो रही है, उसमें विद्युत खर्च हो रहा है, उसको कम किया जा सके। ये उसकी सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज थी। चलिए देखते हैं आगे अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल है यूज, ये कुछ लिखा है, कोटेशन लिखा है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो भी है। देखिए इसका जो यूज है, घर के अंदर नहीं करते, क्योंकि हमें घर के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है कि हम हैलोजन लैंप यूज़ करें। घर के अंदर हम टंगस्टन लैंप या फिर गैस फील्ड लैंप आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं।
घर के अंदर क्या कर सकते हैं हम, घर के अंदर हम वो सारी गैस फील्ड और टंगस्टन यूज़ करते हैं। लेकिन घर से बाहर, जैसे भवन के बाहर हमें बाहर लगाना है तो क्या लगाएँगे, हैलोजन लैंप लगा देते हैं। खेल के मैदान में हैलोजन लैंप, आपने सुना होगा कि यहाँ पे हैलोजन लगा है या फिर हैलोजन लैंप लगा हुआ है। तो क्या हो जाता है, खेल के मैदान में लगा देते हैं, पार्क में, हवाई अड्डों पे, इन सब जगहों पे क्या करते हैं हम, हैलोजन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आज के इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। अगर आप लोग को कोई भी समस्या है या फिर डाउट है कि हमें ये समझ में नहीं आया या फिर हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।